कई खतरनाक बीटल रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे वो इंसानी मांस चखने के लिए बेताब हो। एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आता है और कैप्टन जानता है कि उसे क्या करना है। वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट राइनो को बुलाता है, जो रैंक 2 पर है। इमो बॉय भी पीछे नहीं रहता और अपने प्रेइंग मैंटिस को बुलाता है, वो भी रैंक 2 पर है। वो सुंदर लड़की अपनी वास्प को बुलाती है, हालांकि वो उतनी इम्प्रेसिव नहीं है। अब हमारा हीरो देखना चाहता है कि ये टीम वाकई क्या कर सकती है। बीटल्स भूख से पागल होकर हमला करते हैं। कैप्टन अपने राइनो को उन्हें कुचलने का ऑर्डर देता है। वो बीस्ट झुंड के बीच से निकलता है और छोटे मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारने लगता है। इमो बॉय को भी यकीन है कि उसका मैंटिस किसी भी चीज को काट सकता है, लेकिन तभी मैंटिस दुश्मनों से घिर जाता है। तब वो लड़की बीच में आती है और उसकी बीस्ट काफी असरदार साबित होती है, जो अपने डंक से कई खतरनाक बीटल्स को ढेर कर देती है। इमो बॉय हीरो की तरफ देखकर कहता है कि साथ मिलकर वो बहुत ही स्ट्रांग है और ये नया लड़का खड़े होकर बस तमाशा देख रहा है। कैप्टन कहता है कि अगर इसे रिवॉर्ड चाहिए तो इसे अभी काम शुरू करना होगा। लड़की कहती है कि वो अपना हिस्सा उसके साथ शेयर कर लेगी, बस वो उसके पीछे खड़ा रहे। लेकिन तभी वो क्रीचर जो अभी पीटे गए थे वो फिर से खड़े होने लगते हैं। लड़का नोटिस करता है कि उन अटैक्स का बीटल पर कोई खास असर नहीं हुआ। अब वो क्रीचर एक नए अटैक के लिए तैयार होते हैं। इस बार उनकी आवाज़ अलग है, जिससे वो लड़की बुरी तरह डर जाती है। बीटल्स के अंदर एक भयानक नफरत भर गई है और अब और भी बड़े क्रीचर्स गड्ढे से बाहर निकलने लग गए हैं। जमीन पर इतने सारे बीटल्स रेंग रहे हैं कि वह एक चूसते फिरते कालीन की तरह लग रहे हैं। इमोबॉय देखता है कि एक नए तरह का बीटल बाहर आ रहा है, जिसके सींग बिल्कुल अलग है। हीरो सोचने लगता है कि क्या इस घोंसले में कोई किंग टाइप क्रीचर भी छुपा है। वो राइनो जो अभी सबको कुचल रहा था, अब उसे बीटल्स जिंदा खाने लगते हैं। वो उसका मांस बेरहमी से नोच रहे हैं, यहाँ तक कि मैंटिस और वास्प भी नहीं बच पाते। शिकारियों को उनके बीस्ट वापस बुलाना पड़ता है, वरना वह जिंदा चबा लिए जाएंगे। पर वो लड़का उन्हें बताता है कि चिल्लाना बेकार है। बीटल्स ने एक ऐसा पैरालाइजिंग इफेक्ट पैदा किया है कि उनके बीस्ट को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये सुनकर वो लड़की सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसे अपने बीस्ट से बहुत ही लगाव है। गुस्से में इमो भाई हीरो के कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि उसे ये जानकारी पहले देनी चाहिए थी, ना कि ताने मारने के लिए बचा के रखनी चाहिए थी। हीरो उसे कहता है कि अब उसे अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि दर्जनों भूखे बीटल्स अभी भी वहाँ मौजूद हैं। फिर वही होता है जिसका डर था। कैप्टन सबको भागने का ऑर्डर देता है और कहता है कि यह मिशन उनके जैसे मामूली लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और जाहिर है वो खुद सबसे पहले भागता है। इससे तुरंत उन क्रीचर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उन्हें दिखता है कि मांस का एक बड़ा टुकड़ा भाग रहा है। उस बेचारे आदमी को लगता है कि उसका अंत अब करीब है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट फालतू के तकलीफों के खिलाफ है। वो अपने स्पिरिचुअल बैरियर से सबको प्रोटेक्ट कर लेता है। वो शील्ड इतनी पावरफुल है कि बीटल्स उसे तोड़ ही नहीं पाते। कैप्टन को एहसास होता है कि सिर्फ इंपीरियल एकेडमी स्टूडेंट्स ही इस लेवल की टेक्निक सीख सकते हैं। पर हमारा लड़का उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि अब देखो आगे क्या होता है। वो बेचारा अब तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा। वो पूरी तरह शॉक में है। अब वक्त आ गया कि हमारा अपनी आइस स्प्लिट पॉप्सिकल को मैदान में उतारे। उसे देखते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई बीस्ट नहीं देखा। हमारे हीरो के लिए सारे बीटल्स सिर्फ रैंक 1 के मामूली कीड़े हैं। इनकी एकमात्र ताकत इनकी गिनती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पॉप्सिकल पहले ही रैंक 3 पर है और उसके अंदर दुश्मनों को मजा चखाने के लिए काफी बेदर्दी भरी है। नन्ही पॉप्सिकल अपने शार्प आइस स्पाइक को बुलाने लगती है और वहां मौजूद हर बीटल्स को अपनी जमा देने वाली ठंड से जमाने लगती है। प्रोटैगनिस्ट अपने टीम मेंबर को सलाह देता है कि वो लोग इसी वक्त अपने बीस्ट को वापस बुला ले, वरना बहुत देर हो जाएगी।
और हाँ, अगर उन्हें अपना रिवॉर्ड चाहिए तो उन्हें अभी पीछे हटना होगा। पावर का ऐसा प्रदर्शन देखने के बाद पूरी टीम इस बात पर राजी हो जाती है कि इस मिशन का सारा रिवॉर्ड अकेले उसी को मिलना चाहिए। इमो बॉय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे इस बात से खतरा महसूस होने लगता है। उसे शक होने लगता है कि क्या हमारा हीरो वही लेजेंडरी एकेडमी कैंडिडेट है जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी का टेस्ट पास किया था। और उसे तगड़ा झटका तब लगता है जब जब लड़का खुद कंफर्म कर देता है कि हाँ वही है जिसने उस नामुमकिन डिफिकल्टी को क्लियर किया था। अब उस सुंदर लड़की का शक यकीन में बदल चुका है। कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऐसी पावर का मालिक नहीं हो सकता। अब वो उससे गिड़गिड़ा कर अपने बीस्ट को बचाने की भीख मांग रही है। यहाँ तक कि इमो बॉय भी अब घबराया हुआ है। उन्हें वो बर्फ पिघलानी होगी ताकि वो लोग अपने क्रीचर्स को बचा सके। टीम कैप्टन आखिर में इमो बॉय को एक मुक्का जड़ देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि लड़का अब आपे से बाहर हो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को अब किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अभिमानी थे और इन्होंने एक नए लड़के के पोटेंशियल को नज़रअंदाज किया था। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। अब उन बैकग्राउंड्स कैरेक्टर के पास अपने बीस्ट को बुलाने का सही वक्त है। इससे पहले कि बीटल्स दोबारा हरकत करना शुरू करे, वो लड़की जानना चाहती है कि हीरो का अब अगला प्लान क्या है। क्योंकि बीटल्स को तो अब इतनी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसने अब पहले से ही सब प्लान कर रखा है। वो इस घोंसले के राजा यानी किंग बीटल पर अटैक करने वाला है। सूजे हुए चेहरे के साथ इमो बॉय को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का वाकई उस गड्ढे के अंदर जाना चाहता है। अंदर जाते वक्त हीरो उन्हें कहता है कि जल्दी करो और गुफा से बाहर निकलो। तभी हमारा हीरो गुफा के अंदर पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि अंधेरे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बॉडी के साथ साथ उसके सेंसेस भी काफ़ी तेज हो गए हैं। अब वो अपनी तरफ आने वाले हर बीटल को साफ देख सकता है, पर कोई भी उसकी स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा। वे पूरी ताकत से उस पर झपटते हैं, लेकिन हीरो के अटैक से उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस बार वो बीटल्स को गाजर मूली की तरह काट रहा है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा क्रीचर्स हैं कि उसे समझ आता है कि उसकी शील्ड बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। फिर चाहे उसके पास कितनी भी एनर्जी बची हो, हालात बिगड़ सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं। उसके वो अपने बीस्ट के लिए अभी भी नए अटैक्स अनलॉक कर सकता है। आखिरकार नन्ही पॉप्सिकल को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इस बार वो एक डिफेंसिव स्किल सीखती है जिससे उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही वो एक एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक भी अनलॉक करता है जो उन हजारों बीटल्स का सफाया करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही उसकी शील्ड टूटती है, वो पॉप्सिकल को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। इतना सुनते ही पॉप्सिकल आइस डोमेन का अटैक करती है। पॉप्सिकल अपने आइस डोमेन का अटैक करती है जिससे सारे दुश्मन एक साथ जम जाते हैं। इसी बीच हमारा हीरो एक आइस बैरियर के पीछे सुरक्षित रहता है और उसके आसपास के सारे कीड़े तबाह हो जाते हैं। अब पॉप्सिकल बीटल्स को खत्म करने के लिए एक विशाल फ्रॉस्ट वेव छोड़ती है। वे क्रीचर उसे पूरी तरह इग्नोर करके सीधे हीरो पर फोकस करते हैं जो अभी भी शील्ड के अंदर है। अपने उंगली के सिर्फ एक इशारे से वो उन्हें फिर से खत्म कर देता है और वो अब तक 50 बीटल को ढेर कर चुका होता है। अपनी शील्ड को इस तरह धमाके के साथ टूटते देख उसे एहसास होता है कि इसकी एक्सप्लोसिव पावर वाकई ज़बरदस्त है। इसकी बदौलत नन्ही पॉप्सिकल के पास अब एबिलिटीज के का बड़ा लिस्ट है। जैसे जैसे वो लड़ाइयाँ जीतती जाएगी, वो और भी स्ट्रांग होती जाएगी। रफ्तार थोड़ी धीमी है, पर इतनी सारी क्रीचर के बीच वो पूरा फायदा उठा सकते हैं। वो अगले स्टेज पर पहुंचने के काफी करीब है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी गुफा के दूसरे छोर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। हमला कर रहे बीटल्स अचानक अपनी जगह पर थम जाते हैं। ऐसा लगता है कि बीटल किंग ने खुद लड़ाई पर उतरने का फैसला किया है और हमारा हीरो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। बाहर खड़ी टीम काफी बेचैन है। वो सुंदर लड़की बार बार कह रही है कि उन्हें इस मिशन की असली डिफिकल्टी की रिपोर्ट करनी चाहिए। उसे हीरो की जान की फिक्र हो रही है।
पर इमो बॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये लड़का अपनी मर्जी से अंदर गया है। उसी समय वहाँ कोई पहुँचता है और बड़े अदब से उन्हें रास्ता देने को कहता है। वो पहले से ही एक ब्रॉन्ज लेवल टेमर है और ये जानना चाहता है कि क्या यही वो जगह है जहाँ बीटल्स वाला मिशन चल रहा है। टीम कैप्टन इस बात को कंफर्म करता है, लेकिन साथ ही उसे बहुत सावधान रहने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता। तभी कैप्टन नोटिस करता है कि सामने खड़ा नया शख्स वाकई में एक ब्रोंज लेवल टेमर है। ये देखकर पूरी टीम दंग रह जाती है। दरअसल एसोसिएशन में बीस्ट हंटर को 3 रैंक में बांटा गया है। ब्रॉन्ज लेवल पूरी दुनिया के 30% लोगों में आते हैं। सिल्वर टेमर सिर्फ 12% होते हैं और जो गोल्ड तक पहुंचते हैं उनकी तादाद बस 3% है। वो अतरंगी सा नया आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम लोडा है। वो बताता है कि एसोसिएशन ने उस मिशन की अचानक बड़ी डिफिकल्टी का इन्फॉर्म किया था, इसीलिए वो यहाँ सब कुछ साफ करने के लिए आया है। उस सुंदर लड़की को लगता है कि अब उस आदमी के साथ रहने से शायद उनकी जान बच जाए, इसीलिए वो उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है। लूडा कहता है कि अगर वो उसकी बैटल को देखना चाहती है तो वो उसे साथ ले जा सकता है, पर वो साफ कर देता है कि बाकी लड़के साथ चलने के काबिल नहीं है। सच तो ये है कि इनमें से कोई भी उस कीड़ों वाले डरावने सपने यानी आर्थ्रोपॉड नाइटमेयर में दोबारा कदम रखना भी नहीं चाह रहा था। इसी बीच गुफाओं की गहराई में हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ जहाँ से भी गुजर रहा है वहाँ जमे हुए सबों का ढेर छोड़ता जा रहा है। उसे बीस्ट लेयर का टाइटल मिलता है जिससे उसे और भी अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। इससे उसे पता चलता है उस बीस्ट फिर से लेवल अप करने के बहुत करीब है। ये देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड है। ये तो पैसे कमाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये सारी जानकारी चेक करने के बाद वो नोटिस करता है कि गुफा से अब अलग तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये बड़े क्रीचर के प्रकट होने का टाइम है। तभी आखिरकार बीटल किंग बाहर निकलता है। उसे देखकर हमारा हीरो एक पल के लिए चौंक जाता है। वो चीज़ उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। मिशन डिटेल्स के हिसाब से ये आतंक 1 हफ्ते पहले से शुरू हुआ था, तो यकीनन ये क्रीचर उसमें शामिल था। अब ये मॉन्स्टर किसी भी इंसान को देखते ही जान से मारने के लिए तैयार है। ये रैंक 4 स्टेज 1 का है, पर लड़का अब भाग नहीं सकता वरना उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक विशाल स्टोन गोलम वहाँ प्रकट होता है और खतरनाक हमले शुरू कर देता है। ये वही दूसरा टेमर था जो आखिरकार हमारे हीरो तक पहुंच गया था, क्योंकि वो उस सुंदर लड़की को भी साथ लाया था। तो हीरो को सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है, पर हीरो को समझ नहीं आता कि वो वापस क्यों आई है, जब तक कि वो दूसरे टेमर का जिक्र नहीं कर। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लूडा हमारे हीरो से कहता है कि बच्चे साइड हट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। वो लेजेंडरी बीटल किंग हजारों सालों में एक बार दिखता है और पूरे झुंड को कंट्रोल कर सकता है। लूडा कहता है कि वो उसे संभाल लेगा, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मिशन उसने एक्सेप्ट किया है, इसीलिए मॉन्स्टर को हराना उसी का काम है। घमंड दिखाते हुए वो टेमर पूछता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ। ठीक उसी पल बीटल किंग हमला करने की कोशिश करता है, पर स्टोन गोलेम अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो लड़का अपने बीस्ट का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है। वो पत्थर का मॉन्स्टर रैंक 3 स्टेज 9 पर है। लड़ाई हल्क इंटेंस होती जा रही है। हमारा हीरो पॉप्सिकल को आइस चेन यूज करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो शांति से कहता है कि वो बस एक अप्रेंटिस टेमर है। लूडा को तुरंत एहसास होता है कि वो उस एकेडमी प्रोटेजी के सामने खड़ा है जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी का टेस्ट पास किया था। फिर भी वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सामने एक असली ब्रॉन्ज लेवल टेमर खड़ा है। पर हमारा लड़का उसकी घमंड को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। उनकी इस ईगो वॉर के बीच वो लड़की चिल्लाती है कि लड़ाई पर फोकस करो, सिचुएशन बिगड़ रही है। बीटल किंग उन दोनों की पकड़ से आज़ाद हो जाता है। लूटा को अब लगने लगता है कि इस नए लड़के की वजह से अब काम मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो अपनी पावर का असली दम दिखाने का फैसला करता है। स्पिरिचुअल टेक्निक से अपने बीस को इनहांस करने के बाद वो गोलम रैंक 4 स्टेज
2 तक पहुंच जाता है। लड़का बड़े ध्यान से ये सब देख रहा है। उसे पता भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ मुमकिन है। अब वो गोलम बेहद हिंसक हमले कर रहा है। बेचारा बीटल किंग लगभग चीर दिया गया है। लूडा कहता है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक हर कोई नहीं सीख सकता। यही उनके बीच का असली फासला है। पर वो ये नोटिस नहीं करता कि बीटल किंग और भी ज्यादा गुस्से में आता जा रहा होता है। इंसानों के प्रति नफरत से भरा हुआ वो मॉन्स्टर दोबारा हरकत करने लगता है। अब वो पूरी तरह एक बजर्क स्टेज पे है, जिससे उसकी पावर रैंक 4 स्टेज 3 तक पहुंच जाती है। बेचारा स्टोन गोलेम अब टिक नहीं पा रहा, जिससे उसका मालिक परेशान हो जाता है। मौका पाकर हमारा हीरो अपने बीस्ट के साथ स्पिरिचुअल अटैक करता है। उस हिट की वजह से वो बीटल किंग के कवच को डैमेज करने में कामयाब हो जाता है और उसे एक छोटा सा जख्म दे देता है। पर जैसे ही टीचर को दर्द महसूस होता है, वो अपना पूरा फोकस हीरो पर शिफ्ट कर देता है। जैसे ही उसका ध्यान लड़की की तरफ मुड़ता है, हीरो आइस चेन का इस्तेमाल करता है, पर वो मॉन्स्टर इतना स्ट्रांग है कि उसे जकड़ना नामुमकिन है। लड़का अब थोड़ा चिंतित होने लगता है। वो मॉन्स्टर सीधे उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। शुक्र है कि वो स्टोन गोलेम उसे पकड़ लेता है, जिससे दोनों टीमर्स को फिर से बराबरी का मौका मिलता है। पर गोलम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। उसे गुफा के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है और उसका विशाल शरीर दीवार से टकराता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तेज था कि वो लड़ाई से बाहर हो गया और लड़की पैनिक करने लगती। ये बीटल उनके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्हें अपनी मौत करीब दिख रही है। टूडा अभी भी अपनी ईगो नहीं छोड़ रहा। वो कहता है कि आज वो उसे छोड़ रहा है और अगली बार प्लान बनाकर जीतेगा। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट भागने से इनकार कर देता है। वो तब तक लड़ेगा जब तक बीटल किंग खत्म नहीं हो जाता। ये सुनकर दूसरा टेमर घबरा जाता है। उसका अपना बीस्ट जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो कुछ नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा। लड़का पूछता है कि क्या उनकी एबिलिटीज के बीच का अंतर उन एडवांस टेक्निक की वजह से है। लूडा हाँ कहता है, पर अब वो जानना चाहता है कि ये लापरवाह बच्चा क्या करने वाला है। हमारा हीरो अपने सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदा करने के लिए करता है। वो एक स्ट्रेंथिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। दूसरा टेमर शन्न रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का ऐसी टेक्निक यूज कर पाएगा। पॉप्सिकल को और भी ज्यादा स्ट्रांग होते देख उसे लगता है कि ये कोई मजाक चल रहा है। वो हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। अगले 60 सेकंड के लिए पॉप्सिकल रैंक 4 स्टेज 3 की हो जाती है। अब लड़ाई को खत्म करने का वक्त है। तभी मॉन्स्टर पर आइस चेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब पावर इंक्रीज की वजह से ये स्किल अब और भी ज्यादा असरदार हो गई है, लेकिन वो इसे ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाएंगे। उन्हें हर मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। हीरो अपनी स्पिरिचुअल पावर से डैमेज देना शुरू करता है। अब इन्हांसमेंट खत्म होने में सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। इतने खतरनाक हमलों के बावजूद चेंस बीटल किंग के शरीर को और नहीं रोक पा रही थी। लूडा उसे रुकने की भीख मांगता है। उसे लगता है कि अगर लड़के ने अपनी पावर को ऐसे ही ड्रेन किया तो वो जवानी में ही मर जाएगा। पर हमारा लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल रिजर्व का सिर्फ आधा हिस्सा यूज कर रहा है। ये सुनकर वो टेमर खौफ में आ जाता है। उसके लिए तो ऐसा कुछ इम्पॉसिबल होना चाहिए। वो लड़की अब पूरी तरह श्योर हो जाती है कि वो एक प्रोटोजी को अपनी आंखों के सामने देख रही है और पहली बार उसे लगता है कि वो सच में जीत सकते हैं। इतने हमले झेलने के बाद भी बीटल किंग जिंदा है और खतरा बना हुआ है। पर अब पॉप्सिकल अपना धैर्य खो चुकी है। वो क्रीचर पर एक जोरदार प्रहार करती है और उसकी शॉक वेव हिला देने वाली होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। पॉप्सिकल इतनी पावरफुल कैसे है। लूडा कहता है कि प्राचीन काल में मिथिकल बीस्ट भी लड़ाइयों में शामिल होते थे। इंसानों ने 5 एलिमेंटल क्रीचर्स को इकट्ठा करके दुनिया में शांति कायम की थी और तब से वे पांचों गायब हो गए। अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और लड़का लड़ाई खत्म करने के लिए उतावला है। पॉप्सिकल अपना आखिरी और सबसे क्रूर हमला करने के लिए तैयार है। अपने जिंदगी की सबसे बुरी मार खाने के बाद बीटल किंग भागने की कोशिश करता है, पर उसके पीछे हमारे हीरो और पॉप्सिकल हैं, बेरहम और निडर। उनके हमलों ने आखिरकार क्रीचर के मजबूत कवच को तोड़ दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि
ये पहला बॉस है जिसे लड़के ने हराया है। वो लड़की खुशी से झूमने लगती है, जबकि लूडा चिढ़ जाता है क्योंकि उसकी सारी लाइमलाइट चोरी हो गई थी। कार्ड इफेक्ट खत्म होते ही पॉप्सिकल का बूस्ट भी खत्म हो जाता है। हीरो उसे शाबाशी देता है और वो इस लड़ाई की वजह से रैंक 3 स्टेज 5 तक पहुंच चुकी है। वो छोटी सी जान थक चुकी है और तुरंत वहीं सोने लगती है। लड़का अब उसके अगले इवोल्यूशन के लिए जरूरी मटेरियल्स के बारे में सोचने लगता है। इस जीत की वजह से उसे 500 अचीवमेंट पॉइंट, एक रिवाइवल पोशन, एक एडवांस आइस क्रिस्टल और 10 इवोल्यूशन मटेरियल्स मिलते हैं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो सिस्टम से बेहद खुश है। तभी दूसरा टेमर उसे आवाज देता है। वो कुछ डिस्कस करना चाहता है। वो एक बेहद ही बेहुदा रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि क्रीचर को हराने का क्रेडिट उसे दिया जाए। लड़की को भी ये बात बहुत खराब लगती है, फिर भी लूडा इसके बदले उसे पैसे देने का ऑफर करता है। हीरो समझ जाता है कि टेमर के लिए इस मिशन का रिजल्ट बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे उसकी एसोसिएशन में प्रोग्रेस में असर पड़ेगा और वो इस पैसे से एक नया विस्ट खरीद सकता है। पर वो तुरंत हाँ नहीं कहता। उसे लगता है कि थोड़ा रुक कर वो बेहतर डील कर सकता है। लूडा कहता है कि वो जितनी रकम ऑफर कर रहा है वो उसकी आधे साल की सेविंग्स है और इसमें वो मिशन रिवॉर्ड शामिल नहीं है जिसे वो पूरा खुद रखने वाला है। वो हीरो का एक पर्सनल फेवर कर्जदार रहने को भी तैयार है, बस ताकि ये डील अभी फाइनल हो जाए। ये सुनकर लड़का खुश हो जाता है कि फेवर्स की कोई कीमत नहीं होती। वो ये जल्दी से ट्रेड करते हैं और लड़की को किसी चीज़ की डस यूनिट मिलती। कहानी में ये साफ नहीं है कि वो चीज़ क्या थी। उस डील के पक्के होते ही लड़का देखता है कि और कोई अपने बीस्ट के साथ वहां पहुंच रहा है। ये अकेडमी एग्जामिनर था जिसको लूडा ने तुरंत पहचान लिया। उसके कपड़ों को देखकर साफ हो गया कि वो एक सिल्वर लेवल टेमर है, जिसे देखकर वो सुंदर लड़की और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने ऊंचे रैंक की किसी इंसान से मिलेगी। वो एग्जामिनर हमारे मेन कैरेक्टर को दोबारा देखकर काफी एक्साइटेड लगता है। उनकी पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। लड़का उसे बड़े कैजुअल अंदाज में ग्रीट करता है, जिसे देखकर लूडा सन्न रह जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वहां पहुंचकर इंस्ट्रक्टर देखता है कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लूडा सारा क्रेडिट खुद ले लेता है और कहता है कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन एग्जामिनर का ध्यान हमारे प्रोटैगनिस्ट पर है। उसे पता है कि लड़के का बीस्ट अकेले दुश्मन को हराने के काबिल नहीं, इसीलिए जीत यकीनन टीम वर्क का नतीजा थी। एग्जामिनर दूसरी बार लड़के से माफी मांगता है और कहता है कि एसोसिएशन ने मिशन डिफिकल्टी का गलत अंदाजा लगाया था। असेसमेंट में गलती हुई थी, लेकिन लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि लूडा ने सबको बचा लिया। क्योंकि वहां पे मौजूद लोग ही सच जानते थे, इसलिए लूडा खुद को काफी बड़ा महसूस करने लगता है। हमारा हीरो कहानी में इस तरह घुल मिल गया था कि उसने लूडा को सारा पब्लिक क्रेडिट लेने दिया। वो लड़की समझ जाती है कि जो आदमी आया है वो एसोसिएशन में बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करता है। अचानक बड़ी डिफिकल्टी की वजह से एसोसिएशन हमारे हीरो को रिवॉर्ड के तौर पर 10,000 एक्स्ट्रा देगा, लेकिन उन्हें रिसर्च के लिए वो क्रीचर बॉडी चाहिए। लूडा ये देखकर हैरान है कि लड़के ने एक ही दिन में भारी रकम कमा ली। ये खबर सुनकर लड़का बस उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे भी मना करना शक पैदा करता है और ईमानदारी से कहें तो वो मुफ्त के पैसे को कभी मना नहीं करता। एग्जामिनर जानता है कि लड़के अपने दूसरे बीस्ट के लिए पैसों की सख्त जरूरत होगी, इसीलिए वो उसे गुड लक कहता है और कहता है कि कभी भी मदद चाहिए हो तो एसोसिएशन से कांटेक्ट करें। एग्जामिनर आसानी से उस बॉडी को समेटता है और वहां से निकल जाता है। ये देखकर लड़का वाकई इम्प्रेस्ड हो जाता है। बाहर आकर लूडा इस बात से शौक में है कि इस लड़के ने एक ही दिन में 20,000 कमा ली है और लड़का उसे याद दिलाता है कि उसे एक फेवर यानी एहसान भी मिला है। लूडा वादा करता है कि वो इसे नहीं भूलेगा और वहां से चला जाता है। वो लड़की कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि आज उसे इतने कमाल के लोग मिलेंगे। उसकी ये ट्रिप वर्थ इट हो गई। वो जानती है कि उसे स्ट्रांग बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और वो पूछती है कि क्या वो फ्यूचर मिशंस के लिए टीम बना सकते हैं। लड़का बस इतना कहता है कि ट्रेनिंग जारी रखो, शायद किसी दिन ऐसा हो सके। मिले हुए पैसों से आखिरकार लड़का अपना दूसरा बीज खरीद पाएगा। वो तुरंत शॉप पहुंचता है जहां रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है।
बताता है कि उसे एक दूसरा बीस्ट चाहिए और वो उसे नीचे की मंजिल पर ले जाती है जहाँ बेचने के लिए कई क्रीचर रखे हुए हैं। वो उसे आराम से चुनने के लिए कहती है। लड़का नोटिस करता है कि वहाँ बी लेवल क्रीचर ही सबसे स्ट्रांग है। सिस्टम की मदद से उसे पता चलता है कि उनमें से कईयों में कोई हिडन एवोल्यूशन पाथ नहीं है। तभी उसे एक छोटा आग वाला क्रीचर मिलता है जिसका एक हिडन पाथ है, पर वो पॉप्सिकल जितना स्ट्रांग नहीं होगा। सेलर कहती है कि उसकी पसंद अच्छी है, ये बी लेवल का है और इसकी कीमत 16,000 है, पर लड़के को ये बहुत महंगा लगता है। हालांकि वो समझाती है कि इसमें इवोल्यूशन मटेरियल्स भी शामिल है, फिर भी वो और देखना चाहता है। पॉप्सिकल को सबने ट्रेस कहा था, इसीलिए वो एसोसिएशन इवोल्यूशन पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि ये दुकान में एक ऐसा क्रीचर है जिसका इवोल्यूशन पाथ किंग लेवल का है। वो जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। एक छोटा पत्थर जैसा मॉन्स्टर जो अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। इसका नॉर्मल रूट इसे एक स्टोन जायंट बना देता जो स्ट्रॉन्ग होता, पर इसका हिडन रूट इसे गॉड ऑफ स्टोन यानी पत्थर का देवता बना सकता है, जिसमें उस एलिमेंट को कंट्रोल करने की शक्ति होगी। अब उसे समझ आया कि ये जाना पहचाना क्यों था। लूडा के पास भी बिल्कुल ऐसा ही बीट्स था, बस उसका पहले ही एवोल्यूशन हो चुका था। उस टेमर को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके बीस्ट में भगवान बनने का पोटेंशियल है। पॉप्सिकल जहाँ एक मेस टाइप की तरह काम करती है, वहाँ ये पत्थर वाला बीस्ट एक वॉरियर टाइप होगा। सेलर बताती है कि ये पत्थर वाला बीस्ट सबसे पॉपुलर है क्योंकि इवोल्यूशन मटेरियल सस्ते और आम है। वो इसे सिर्फ 8,000 में बेचने को तैयार हो जाती है और ये कीमत सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश हो जाता है। वो उसे उन मटेरियल्स लिस्ट भी देता है जो उसे अपने बीस्ट एवोल्यूशन के लिए चाहिए। सेलर हैरान होती है क्योंकि ये मटेरियल्स किसी पत्थर वाले बीस्ट को इवॉल्व नहीं करते और बहुत महंगे होते हैं। ज़्यादा सफाई देने के बजाय लड़का बस कह देता है कि इन्हें किसी को गिफ्ट करने वाला है। उसे एहसास होता है कि इवोल्यूशन मटेरियल्स अक्सर फीस से ज़्यादा महंगे होते हैं। आखिरकार उसे अपनी खरीदे हुए चीज़ें मिल जाती हैं। उसके हाथ में एक सील्ड बॉल है जो बेसिकली इस दुनिया का पॉकेट बॉल है। दूसरे बीस्ट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है और सिस्टम उसे 300 और अचीवमेंट पॉइंट देता है। वापस अपने कमरे में लड़का एवोल्यूशन प्रिपरेशन करता है। पहले उसे छोटे क्रीचर की ग्रोथ रेट 1% करनी होगी, फिर वो अपने अचीवमेंट पॉइंट यूज़ करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करेगा। पॉप्सिकल के मुकाबले ये वाला थोड़ा बुद्धू लगता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें भगवान बनने का दम है। वो उस पत्थर क्रीचर को खाने के लिए कहता है। वो क्रीचर बड़े उत्साह से पहला इंग्रेडिएंट खा लेता है, पर उसे और न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए लड़का उसे स्टोन पाउडर की तरफ इशारा करता है। छोटा क्रीचर मना कर देता है तो लड़का उसे याद दिलाता है कि ये खाना बहुत महंगा आया है। उसे समझ आता है कि ये पत्थर वाला बीस्ट खाने के मामले में बहुत चूजी यानी नखरेबाज है। जब वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है तो लड़के को एक आइडिया आता है। तभी उस छोटे क्रीचर को एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। पॉप्सिकल को उसके सामने समन किया गया है। दोनों एक दूसरे को साइज अप करने लगते हैं। पत्थर वाला बीस्ट अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है और पॉप्सिकल पर वार करना चाहता है, पर उसे तुरंत अपनी औकात समझ आ जाती है। वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि ऐसी हरकत कर सके। डांट पड़ने के बाद वो किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह रोने लगता है। अब लड़के को समझ आता है कि ये काम आसान नहीं हो। दोनों बीस्ट के बीच अभी काफी अनबन है। कम से कम पत्थर वाले बीस्ट ने अब खाना शुरू कर दिया है। पाउडर का स्वाद खराब होने के बावजूद उसकी ग्रोथ रेट आखिरकार 1% पहुंच जाती है। उसके पूरे शरीर पर एक डार्क लाइट लिपटने लगती है और एक बड़ा काया पलट यानी मेटाफॉर शुरू हो जाती है। वो पत्थर का क्रीचर अब एक स्टोन घोस्ट में बदल जाता है, जो कि स्टेज 9 रैंक 2 क्रीचर है, जो पहले से ही डिवाइन एवोल्यूशन रूट पर है। हमारा हीरो फूला नहीं समा रहा। लूरा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ मुमकिन है। छोटे क्रीचर की नज़रें अब रहस्यमयी हो गई है, जिसे देखकर लड़का थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो क्या प्लान कर रहा है। वो बीस्ट अचानक कमरे के बीचों बीच अटैक कर देता है। पॉप्सिकल को ये बर्ताव पसंद नहीं आता और वो फिर से उस पर झपटती है।
वो पत्थर वाला बीस्ट लड़ने को तैयार होता है और तभी उसके सामने नर्स जैसी कोई टहनी वाइन प्रकट होती है जो उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। पॉप्सिकल अपने आइस शील्ड से अटैक ब्लॉक करती है। लड़के को अपने अपार्टमेंट का ऐसा हाल पसंद नहीं आता। अगर ये बीस्ट अपनी मर्जी से हमला करेगा तो उसे कायदे सिखाने का वक्त आ गया है। अब जब पॉप्सिकल की एवोल्यूशन कंडीशन पूरी हो चुकी है तो वो पत्थर वाले बीस्ट को सुधारने और सही रास्ते पर लाने का प्लान बनाता है। एवोल्यूशन मटेरियल्स आखिरकार कंज्यूम कर लिए जाते हैं। पॉप्सिकल की आंखें एक खतरनाक तीव्रता के साथ चमकने लगती है। पत्थर वाला बीस्ट भी बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस करता है और जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। अपने न्यू एवोल्यूशन के साथ पॉप्सिकल अब एक स्नो मेडन यानी बर्फ की कन्या बन चुकी है जो एक रैंक 4 क्रीचर है। उसकी एबिलिटीज पहले जैसे ही हैं, बस अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हीरो इस नए अपग्रेड से बहुत खुश है। तभी उस पत्थर वाले क्रीचर को अपने शरीर में कुछ महसूस होता है। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पैर धीरे धीरे जम रहे होते हैं। अब नए पैर को कायदे सिखाने का वक्त है। लड़का पॉप्सिकल से आइस रेन इस्तेमाल करने को कहता है। आसमान में कई बर्फीले कांटे बन जाते हैं। उनमें बिंधने से पहले ही पत्थर वाला बीज समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी बन रहा था और वो माफ़ी मांग लेता है। लड़का उसे समझाता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसीलिए उसे उसकी बात माननी होगी। अगर उसे अपनी ये हरकतें जारी रखी तो उसे साफ कर देता है कि उसे वही ख़त्म करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उससे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या वो साथ मिलकर काम करेगा या नहीं? पत्थर वाला बीज तुरंत सम्मान दिखाने लगता है। वो पॉप्सिकल के डर से काँप रहा है। जैसे ही ये डिसिप्लिन सेशन खत्म होता है, बाहर से एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। कोई बहुत गुस्से में है और दरवाज़ा खोलने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ एक गुस्से में भरा आदमी खड़ा था जो शोर और अपनी दीवार पे हुई नुकसान का कंप्लेन कर रहा था। लड़का माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो कॉम्पनसेशन करेगा, पर यह पहली बार नहीं था और वो आदमी अपनी मानसिक तनाव के लिए 30,000 की डिमांड करता है। ये सुनकर लड़का सन्न रह जाता है। गुस्से में वो आदमी 3 दिन के अंदर पैसे देने की धमकी देता है। वो तब तक चिल्लाते रहता है जब तक उसे उस पत्थर वाले टीचर की के लिए इंटेंट महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो टीचर हिंसा का ही भूखा है। वो खुद मामला सुलझाने का फैसला करता है। उस आदमी को तुरंत एहसास होता है कि वो कितना ज़्यादा लाचार है। इससे पहले कि उसकी खोपड़ी का पाउडर बना दिया जाता, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पत्थर वाले क्रीचर को रुकने का ऑर्डर देता है। डर के मारे अपनी पैंट गीली करके वो आदमी पूछता है कि क्या ये मॉन्स्टर वाकई तुम्हारा है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लड़का एक बार फिर माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था और गलती से पड़ोसी को डरा दिया। वो ये भी पूछता है कि क्या उसे अब घर जाना चाहिए। आदमी तुरंत अपनी सारी बातें वापस ले लेता है और कहता है कि शोर तो बस एक छोटी सी बात थी और इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आखिरकार वो लंबी रात खत्म होती है।